नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है। बीजेपी से उम्मीद भी इसी बात की थी कि वो हमलावर होगी। पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल के अमेरिका दौरे पर बीजेपी कोई नया विवाद, कोई नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश जरूर करेगी और हुआ भी ऐसा ही। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी ने टेक्सास के डलास शहर में भारतीय समुदाय और टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। यहां भारत की खूबसूरती और हमारे संविधान के महत्व को राहुल गांधी ने जो उसको लेकर जो विचार सामने रखे, वो बीजेपी को इतने नागवार गुजरे कि उसने राहुल को देश विरोधी, देशद्रोही और भारत का अपमान करने वाला तक बता दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी राहुल चाहे इंग्लैंड गए हो या अमेरिका गए हैं, तब भी जब पहले गए तब भी उन पर इसी तरह के हमले किए गए थे। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने देश विदेश, जहां भी, खासकर विदेश जाकर जब भाषण देने पर देश में भी नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, विदेश में तो और भी भाषण देते हैं, लेकिन विदेश में जो भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, उस भाषण का कॉपीराइट मान लिया है कि यहां और कोई दूसरा भाषण नहीं दे सकता, भाषण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही देते हैं। और मोदी किसी भी देश में जाएंगे तो क्या भाषण देते हैं? सब भाषण देने से पहले मोदी मोदी के नारे लगते हैं, फिर मोदी बताते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब हमने ये किया, वो किया, और सारे लोग इस पर ताली बजाएंगे। बीजेपी सोचती है कि सरकार से कोई नहीं पूछेगा कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, उत्पादन क्यों कम हो गया, अल्पसंख्यकों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, क्यों संविधान बदलने की बात बीजेपी नेता करते हैं, क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे बीजेपी के नेता करते रहते हैं। ये सारी बातें नहीं पूछी जाएंगी। अब राहुल गांधी इन सब पर सवाल उठाएंगे तो उन पर ही सवाल उठाए जाएंगे। तो ये बात बीजेपी को खटकती है कि राहुल आखिर सवाल क्यों उठाते हैं, और तिलमिलाहट में आकर बीजेपी राहुल पर हमले करती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है जब अमेरिका में राहुल गांधी हैं। आपको बता दूं कि डलास में राहुल ने अपने संबोधन में भारत के विचार को केंद्र में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। इसके साथ साथ आरएसएस के विचारों पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, और यही बीजेपी को इतनी खटक गई कि राहुल को देश विरोधी कहा जाने लगा। बीजेपी ने यह भी सोचा नहीं होगा कि उनके ऊपर विदेश में जाकर सीधा प्रहार राहुल गांधी करेंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी जो राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, असल में वो देश के खिलाफ बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के पक्ष में बातें कर रहे हैं। देश में जो विविधता में एकता की बात है, उसको राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी एकता की बात तो दूर, यहां समुदाय और बाकी यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी के एक बयान को। राहुल गांधी के 2-3 बयान आपके सामने हम रखेंगे। अंग्रेजी में राहुल गांधी भाषण देते हैं। अमेरिका जाएंगे आप तो अंग्रेजी बोलना होता है, और राहुल अंग्रेजी फटाटेदार बोलते हैं, तो इसलिए वो इंटरेक्ट करते हैं वहां के डायस्पोरा को और वहां की कम्युनिटी, जो अमेरिकन कम्युनिटी है, उसको भी। जरा सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने अलग अलग मसले पर बात की है। चलिए एक बाइट पहले सुनते हैं। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India
is the constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी सीधा सीधा आरएसएस पर, बीजेपी पर हमला करते हुए, और हमला नहीं बल्कि देश की सच्चाई जो है उसको सामने रखते हुए, संविधान की बात करते हुए, अभय मुद्रा की बात करते हुए, पहले भाषण का जिक्र करते हुए, ये सारी बातें यहां राहुल गांधी कर रहे थे। और कैसे अनेकता में एकता का सूत्र भारत में है और उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे संविधान पर हमला किया जा रहा है, कैसे इस चुनाव में, जो बीता हुआ चुनाव है उसमें यहां की जनता ने बता दिया कि आप संविधान पर हमला नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश की राजनीति से गायब हो रहे प्रेम, सद्भावना और विनम्रता जैसे मूल्यों की बात भी कही है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि संघ यानी आरएसएस भारत में एक विचार देखता है, जबकि भारत में कई विचार हैं, यानी अनेकता में एकता की बात राहुल ने कही तो यहां बीजेपी को बुरा लग गया। आइए जरा एक बात और सुन लेते हैं राहुल गांधी के इसी भाषण के। छोटा सा भाषण है, बहुत बड़ा भाषण नहीं है। 16 मिनट 51 सेकंड यानी लगभग 17 मिनट के इस भाषण में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, शायद ही कोई राजनेता ऐसा भाषण देता हो। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस भाषण को सुनेंगे शुरुआत से अंत तक, कई सारे साथी सुन चुके होंगे, लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, जिससे आप समझेंगे जो डिस्कवरी ऑफ रियलिटी में भारत है क्या, भारत को कैसे आप खोज सकते हैं। राहुल के इस भाषण से आपको समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी के एक दूसरे अंश को, दूसरे हिस्से को सुनाता हूं, जरा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस पिटारे में, और समझेंगे कि आखिर कैसे बीजेपी तिलमिला गई है, कैसे राहुल ने सीधा सीधा अमेरिका से ललकारा है आरएसएस और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, वो सब कुछ यहां, और कैसे यहां तिलमिलाए हुए हैं बीजेपी के कई सारे नेता, सांसद, वो भी हम देखेंगे। एक अंश और सुनते, एक हिस्सा और सुनते, सुनिए। Now finally, I'm speaking to people in Dallas. And who are you? You are people who have come from India. And the values that I have been describing, values of the Constitution, values of respect, values of humility, you carry them inside your heart. You have them in your blood. So when you came to this country, you did not come with arrogance. You came with humility. You did not come with hatred. You came with love and affection. And you did not come with disrespect, saying that, we are come to America and who are these people? We'll show them. No, you came with respect. So inside your heart is respect, is love, humility. And you are our ambassadors in one way. You're the bridge between these two unions. United States of America and Union of States, which is written in our Constitution. And so you have a very important role. Because the relationship between these two unions is going to determine the future of both these unions.
The United States needs India, and India needs the United States. It's a fact. We cannot get away from it. So you have a very important role of being the bridge between your old home and your new home. Right? And in my view, you should travel freely between these two homes, and you should bring the idea of India to the United States and the ideas of the United States to India. Sam said that I had promised that I will go to Dallas. And it's true. But I would like to say that our trip was supposed to be longer, and we were supposed to go to New York, Washington, California, and Texas, and Chicago. And then we had to shorten the trip. And so I told Sam, look, I have promised the people of Dallas, so we have to go to Dallas. And so we included Dallas in our itinerary. And I think it was a very good idea. 100%. We'll come to Chicago. Love you. And we included Dallas. And I think it was a very good idea because तो यहां पर आप सुन रहे थे डैलस क्यों आए, और एक लंबी ट्रिप इनकी, लंबी यात्रा, लेकिन उस यात्रा को शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जो बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो बात से दिल की बात, अमेरिका से इंडिया की बात, इंडिया से अमेरिका, और इन दोनों के बीच सेतु यानी ब्रिज या पुल का रोल प्ले करने की बात यहां पर भारत के जो वहां इंडियन डायस्पोरा जो है उसके सामने रख रहे थे। प्रेम सद्भाव की बात राहुल गांधी यहां कर रहे थे। लेकिन इससे पहले आपने सुना आरएसएस पर जो हमला राहुल गांधी ने किया, वो बहुत एक ऐसा हमला जिससे तिलमिला गई बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। ये बात यहां कह रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। अब यहां देखिए, देशद्रोही तक कह दिया राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह के इस हमले से कुछ सवाल उपजते हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर की गई किसी टिप्पणी पर आरएसएस की तरफ से बयान आने से पहले आखिर भाजपा का बयान क्यों आ जाता है? भाजपा के नेता क्यों जवाब दे रहे हैं? राहुल गांधी अगर भारत में कई विचारों के सम्मान की बात करते हैं तो भाजपा को यह बात क्यों नागवार गुजर रही है? क्या भाजपा यह मानने लगी है कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साथ देना देश प्रेम है और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने विचारों को प्रकट करना देश विरोधी गतिविधि है और आप देशद्रोही हैं? यह सवाल तो उपजता है। भाजपा की बेचैनी उस वक्त और खुलकर सामने आ गई जब ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी को अधूरे संदर्भ में आधे अधूरे रेफरेंस के साथ भाजपा ने पेश किया। दरअसल राहुल गांधी का परिचय दे रहे थे सैम पित्रोदा इसी डैलस में, इसी डायस्पोरा पर खड़े होकर, इन लोगों के बीच खड़े होकर, और यहां राहुल गांधी ने जो अपनी बात कहना चाह रहे थे या जो बात करने आने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले जब परिचय राहुल गांधी का, तो सैम पित्रोदा ने कहा कि उनके पास एक दृष्टिकोण है, यानी राहुल गांधी के पास एक दृष्टिकोण है। हालांकि भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, लेकिन वो पप्पू नहीं हैं जैसा भाजपा बताती है। राहुल काफी शिक्षित इंसान हैं, उन्हें मुद्दों की गहरी समझ है, वे काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वे एक रणनीतिकार हैं। कहां बुराई है यहां? आइए जरा सुन लेते हैं पहले सैम पित्रोदा की जुबानी, जो हिंदी में मैं बता रहा था। सैम पित्रोदा परिचय कराते हुए राहुल गांधी का ये बात, तारीफ की बात कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर तमाचा जड़ रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी दरअसल हैं क्या, यह बात यहां सैम पित्रोदा रख रहे थे। लेकिन यहां हिंदुस्तान में बवाल मच गया इस बात को लेकर। पहले सुनिए सैम पित्रोदा ने कहा क्या था, सुनिए। Hoping that we will all work together and Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees.
I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy. तो वो पप्पू नहीं है। राहुल काफी शिक्षित इंसान है, हाईली एजुकेटेड, उन्हें मुद्दों की गहरी समझ है, वे काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वे एक रणनीतिकार हैं। ये सारी बातें यहां सैम पित्रोदा कह रहे थे। जाहिर है सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ की और बताया कि भाजपा ने उनकी छवि जैसी बनाई है वो वैसे नहीं है। लेकिन भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसी बयान के एक हिस्से को साझा कर सोशल मीडिया की कल्पना कीजिए कि कोई राहुल गांधी का परिचय इस तरह से करा रहा हो कि वो पप्पू नहीं हैं और सैम पित्रोदा ने ये कर दिखाया है। ये हैं कौन? तो अमित मालवीय, भाजपा आईटी सेल के हेड हैं, प्रवक्ता भी हैं। इस टिप्पणी से, इस बयान के साथ भाजपा ने अधूरी बातों के साथ भ्रामक जानकारी संभवतः इस उद्देश्य से फैलाई कि इसका लाभ, इसका फायदा उसे मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में दोस्तों, जितना आसान गलत बातों को प्रसारित करना है, उतना ही आसान तथ्यों की पड़ताल करना भी है। लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगता है। और जो हमने आपके सामने रख दिया, क्या कुछ कहा है सैम पित्रोदा ने, आपने सुन लिया। जितनी बार राहुल गांधी पर भाजपा सवाल उठाएगी, उससे कहीं ज्यादा सवाल भाजपा के शासनकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उठेंगे ही, क्योंकि राहुल जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। फिर चाहे वो देश में करें या अमेरिका में करें, विदेश में जाके करें। अब यह मोदी और बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो राहुल के उठाए सवालों पर जवाब दें। मोदी जितना इन सवालों से भागेंगे, बीजेपी उतना फंस जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। न्यूज पॉइंट में चर्चा इसी बात की करेंगे कि कैसे राहुल पर सवाल उठाकर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही फंसा दिया है। कैसे राहुल की ललकार जो है अमेरिका से, उस ललकार से यहां बीजेपी और आरएसएस दोनों फंसी हुई है। दोनों पर जो सीधा प्रहार है राहुल गांधी का, उसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी के इस भाषण को सुने होंगे आप जरूर, राहुल गांधी का भाषण, और उनके अलावा राहुल गांधी ने जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो गुफ्तगू की, सवालों का जवाब दिया, छात्रों के सवालों का जवाब, उनसे बातचीत, वो भी आपने सुना होगा। रात को लगभग 12:30 पौन बजे वो कार्यक्रम उस समय चला और 7 बजे सुबह इंडियन डायस्पोरा से उनको वहाँ संबोधित किया डलस में। कैसे देखा जाए इस भाषण को? पहली प्रतिक्रिया आपकी। राजीव, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी भाषण दिए हैं अब तक, उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में एक भारत के भावी रणनीतिकार के बारे में बात कही। उन्होंने भारत के आर्थिक भविष्य के बारे में बात की और भारत में संविधान पर हो रहे खतरे के बारे में इंडियन डायस्पोरा के लोगों को बताया कि भारत में संविधान किस तरह से खतरे में है। राहुल गांधी ने अपना नैरेटिव सेट कर रखा है, उन्हें किन मुद्दों को उठाना है और कहां उठाना है, और यही बात है जो बीजेपी के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आ रही और वे राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन से होने वाले आयात के बारे में बात की, चीन को किए जाने वाले न्यूनतम निर्यात के बारे में बात की। तो ये बीजेपी के नेताओं को लगता है कि चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। गजब बात है भाई। यानी अगर देश की हालात को बता रहे हैं, चीन को इतना फेवर सरकार कर रही है, तो इस पर बीजेपी के नेताओं को आपत्ति है। राहुल गांधी ने आम आदमी को ज्यादा शक्ति देने के, सशक्तिकरण की बातें कही, उस पर भी इन्हें आपत्ति है। राहुल गांधी लगातार वो बातें कर रहे हैं जो अपने देश में भी करते थे। यहां उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जी।
प्रकाश जी आपकी आवाज कट जी जी। प्लीज अभी आवाज आ रही है जी, प्लीज अपनी जी। बात आगे बढ़ाइए। अब मेरी बात पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। क्या आपको मेरी आवाज ठीक जी आ रही है प्लीज। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी उसमें उन्होंने बताया कि सैम पित्रोदा ने उनका जो परिचय दिया था वो बिल्कुल सही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे से आशय उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और वे क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। राहुल गांधी की रणनीति लगातार कामयाब होती आ रही है और उन्होंने चीन के बारे में जो बातें कही वो लगातार भारत में कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि चीन के आयात पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है। राहुल गांधी हमेशा कहते आए हैं हमें भारत में प्रोडक्शन बेस बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम भारत में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। कुछ लोगों के हाथ में पैसा देना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने ये सारी बातें अमेरिका में दोहराई और ये भी कहा कि आप भारत के अघोषित राजदूत हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। ये बात भी उन्होंने दोहराई जो बात पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं अमेरिका में जाके। लेकिन अंतर यह है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनके अमेरिका जाने पर अमेरिका के भारतीय दूतावास से लोगों को न्योता नहीं दिया जाता, लोगों को लंच के कूपन नहीं बांटे जाते। राहुल गांधी के आने पर भारत सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रचार नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री होने का प्रिविलेज उन्हें मिलता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 2-4 बातों के अलावा भारत के बारे में कोई गलत बात कही हो, लेकिन वो बातें इतनी ज्यादा बुरी है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अखरती है कि क्या 2014 के पहले भारत में पैदा होने वाले लोग कभी शर्मिंदा थे कि हमने भारत में जन्म लिया? अरे ये तो आप ही की पार्टी कह रही है, कांग्रेस ही कहती आई है कि किस तरह हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। बीजेपी खुद ये बात मानती है कि भारत में जन्म लेना गर्व की बात है, लेकिन विदेश जाकर ऐसी बातें प्रधानमंत्री कहते हैं तो ठीक नहीं। अब आज राहुल गांधी ने जो कहा उसके ऊपर बीजेपी के नेता जिस तरह से वार प्रतिवार कर रहे हैं, इससे उन्होंने अपनी ही स्थिति हास्यास्पद कर ली। मुझे लगता है कि ये सब अमित मालवीय या अनुराग ठाकुर या शिवराज सिंह चौहान ये सब राहुल कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इन जैसे नेताओं का शुक्रगुजार होना चाहिए जो राहुल गांधी की बातों को याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भारत चीन पर निर्भर लगातार हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं। और अब बीजेपी के नेता आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। अरे भाई आप ये बताइए अर्थव्यवस्था का कितना विकास हुआ है? आपने चीन पर इतनी निर्भरता ला दी जिसे आप मित्र देश नहीं मानते, उस पर इतनी आर्थिक निर्भरता, क्योंकि आप देखेंगे राजीव जी कि चीन से सामान इंपोर्ट करने वाले प्रमुख उद्योग घरानों में कौन कौन है? सबसे पहले आप देखेंगे उसमें कि मोबाइल निर्माता रहे हैं अब तक, या हमारे देश के एक प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनियां रही जो लगातार चीन से सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करती रही। अभी तक वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा आंकड़ा नहीं बताया कि चीन से हम जो सामान इंपोर्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी कंपनी कितना सामान इंपोर्ट करती है। जी, ये आंकड़ा केवल ये आता है कि इस देश से एक्सपोर्ट किया। आप देखिए चीन से हमारा व्यापार घाटा लगातार गहरा और गहरा होता जा रहा है, जो खतरनाक सीमा तक है। और इसके बावजूद चीन से हमारी सरकार का प्रेम बराबर बना हुआ है। हमारी सरकार ने चीन के खिलाफ, अच्छा आरएसएस के कुछ लोग जरूर बीच बीच में कुछ इस तरह की फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं कि चीन से आने वाले पटाखों का बहिष्कार करिए, चीन से आने वाली बिजली की लड़ियों का बहिष्कार कीजिए, चीन से आने वाली फलानी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन चीन हमारे घरों में, हमारे कार्यालयों में, हमारे कारखानों में घुस गया है। चीन के उत्पाद घुस गए हैं और वे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने प्रोडक्शन बेस नहीं बढ़ाएंगे, हम भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो राहुल गांधी का यह भाषण, मुझे लगता है सारे भाषण
उनमें कोई भी नई बात नहीं है। वे सारी बातें भारत में लगातार कहते आ रहे हैं। भारत में भी संघ पर निशाना साधते रहे हैं। भारत में भी विदेश नीति के बारे में बोलते रहे हैं। भारत में अर्थनीति के बारे में बोलते रहे हैं। भारत में बढ़ रहे सांप्रदायिक उन्माद के बारे में और संविधान के खतरों के बारे में बोलते रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारतीय डायस्पोरा में बोलने का मतलब यह है कि उनकी बातों को वैश्विक महत्व मिल रहा। और एक बात तो और चलते चलते राजीव जी, राहुल गांधी को जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों में जो सम्मान मिल रहा है, उन्हें जिस तरह हाथों हाथ लिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि अब भारत में माहौल बदल रहा है और काफी हद तक बदल चुका है। और वो हवा का रुख भांप कर वहां की सरकारें हमारे प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह रेड कारपेट बिछाती रही हैं, उससे ज्यादा उत्साह अब वहां की सरकार में भी लोगों को दिख रहा है, प्रतिपक्ष में भी दिख रहा है और इंडियन डायस्पोरा में भी दिख रहा है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक माहौल दिख रहा है जो राहुल के पक्ष में दिखाई देता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, और हर जगह। अभी विदेश में राहुल गांधी अमेरिका में है और वहां क्या कुछ हो रहा है, और उनका भाषण, एक इंटरेक्शन छात्रों से, और दूसरा उनका भाषण क्यों आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इसी मंच से हम कहते रहे कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तार जोड़ने की कोशिश और राहुल पर हमला बोलने की कोशिश होती है। गिरिराज सिंह भाजपा सांसद हैं, बिहार के बेगूसराय से जीत के आते हैं, और उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी को आखिर देशद्रोही क्यों कह दिया। राहुल गांधी ने कहा क्या था? क्या बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधना देशद्रोह है? जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, राहुल गांधी के इस भाषण को आपने भी सुना, क्या कैसे देखते हैं आप इस भाषण को, और इसमें जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं इसको लेकर हिंदुस्तान में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, इस पे आएंगे राजीव जी, लेकिन पहले तो जरा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की अमेरिका यात्राओं को जरा हम तुलनात्मक अध्ययन करें उसका, कि दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि राहुल गांधी इस बार एक संवैधानिक पद पे नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अमेरिका में है। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों देश फेडरल पॉलिटिक्स वाले हैं, यानी संघी ढांचे को मानने वाले हैं, और इसको राहुल गांधी ने हाईलाइट भी किया। लेकिन बेसिक अंतर क्या है, फिर मैं आऊंगा कि राहुल गांधी की स्पीच में और जो सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में लगभग 4.9 मिलियन भारतीय मूल के लोग यहां से गए हैं, यानी लगभग 50 लाख लोग जो भारतीय मूल का है, और कई तरीके के लोग हैं वहां। व्यापारी वर्ग है, कामगार लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत तरीके के लोग वहां गए हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ जाते हैं और राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, इसको जरा हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इन दोनों की कंस्टिट्यूएंसी अलग अलग कैसे हैं और क्यों आरएसएस को, बीजेपी को तकलीफ हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी अमेरिका 2 सूटकेस लेके जाते हैं। एक सूटकेस उनका भारत के प्रधानमंत्री का है। वो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होगा उसको भारत की ताकत की वजह से सम्मान मिलेगा। दूसरा सूटकेस वो लेके जाते हैं बीजेपी के नेता का, और उस वक्त जब वो अमेरिका में बोलते हैं या विदेश की धरती में कहीं भी बोलते हैं, वो जापान में बोले, चाहे न्यूयॉर्क में बोले, चाहे वो न्यू जर्सी में बोले, चाहे वॉशिंगटन में बोले, वो उनकी स्पीच वहां अमेरिका में और राजस्थान में बांसवाड़ा की स्पीच में कोई अंतर नहीं होता। उसी लेवल का भाषण वो देते हैं। आपने कभी सुना राजीव जी कि जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, तो खासकर जब वो जाएंगे तो उनसे सीनेटर्स मिलेंगे, वहां के विदेश मंत्रालय के लोग मिलेंगे, सरकार के लोग मिलेंगे, लेकिन जब वो दूसरा सूटकेस खोलते हैं बीजेपी के नेता वाला जी, तब उनसे कौन लोग मिलते हैं? उनको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती वहां की, उनको कोई थिंक टैंक नहीं बुलाता वहां का,
उनको स्कॉलर्स नहीं बुलाते, वहां के प्रोफेसर्स नहीं बुलाते हैं, भारत से गया हुआ व्यापारी वर्ग बुलाता है, मूलतः गुजराती खासकर। उनके बीच में वो बांसवाड़ा में जैसी स्पीच दी थी वैसी स्पीच देते हैं कि पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे तो भारत पैदा हो गए, शादी नहीं हो पाएगी, घर में पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में गए। राहुल गांधी की मुलाकातें वहां के थिंक टैंक से हैं। राहुल गांधी वहां के प्रबुद्ध वर्ग से, जो भारत से गया हुआ जो नागरिक है, यहाँ का जो भारतीय मूल का लोग है, जो वहां के अमेरिका का प्रबुद्ध वर्ग है, जो स्कॉलर है, जो प्रोफेसर है, जो छात्र है, जो रिसर्च स्कॉलर है, उससे मिलते हैं राहुल गांधी। जो थिंक टैंक में है वो राहुल गांधी से मिलने आता है। दोनों में अंतर है, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो वो सॉफ्ट पावर का जो पूरा जो पैकेज है वो राहुल गांधी के साथ रहता है। क्यों नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाते थिंक टैंक के लोग, यूनिवर्सिटीज के लोग? क्योंकि उनकी परंपरा है कि केवल आप भाषण नहीं देंगे, आप डिबेट करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे। सवाल जवाब से मोदी जी घबराते हैं, इसलिए वो गुजरात के व्यापारियों के सामने भाषण देते हैं, वहां पे अपना तालियां पिटवाते हैं, और यहाँ का जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है, हिंदू मुसलमान वाला मीडिया, वो उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। तो ये मूल अंतर है। दूसरा एक और वजह है राजीव जी, दूसरी वजह यह है कि पश्चिम के देशों में, अमेरिका में आरएसएस एचएसएस के नाम से अपने गतिविधियां चलाती है, हिंदू सेवक समाज या संघ जो भी है, और पश्चिम के तमाम देशों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, आरएसएस के जो तमाम सारे रूप है वहां पे, उनको बहुत शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी गुप्तचर सेवाओं के द्वारा, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। अब आरएसएस की पोल पट्टी खुल चुकी है, और इसमें राहुल गांधी का भी एक योगदान है। जब राहुल गांधी वाला के कहते हैं कि आरएसएस जो है, इंग्लैंड में जब उन्होंने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको समझ में आता है कि क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं, और तमाम गतिविधियां उनकी पकड़ी गई हैं, तमाम गतिविधियों पे सवाल खड़े हुए हैं। तो अमेरिकन सिस्टम के अंदर, वहाँ की मीडिया में, मैं कल ही आपको बता रहा था कि एक न्यू जर्सी में रैली निकाली गई, बुलडोजर रैली जी, बुलडोजर पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के रैली निकाल दी गई। माफी मांगनी पड़ी उनको, उनके ऑर्गेनाइजर्स को माफी मांगनी पड़ी वहां पे। जी बिल्कुल। तो ये मूल अंतर है जिस वजह से उन्होंने किया। अब एक बात जो राहुल गांधी ने कही, जो बात की, वो बात ये है कि देखिए, अमेरिकन सिस्टम में लीडर अपोजिशन का एक स्थान है, वो उसको प्रधानमंत्री के बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट दर्जा मानते हैं। नरेंद्र मोदी कभी भी अमेरिका जाते हैं या विदेश जाते हैं, वो चाइना को कैसे कंटेन करेंगे, चाइना की चुनौती को कैसे मीट करेंगे, चाइना को कैसे पिछाड़ेंगे, इसका कमिटमेंट कभी नहीं लेते। पश्चिम के देश और अमेरिका ये उम्मीद करते हैं भारत से कि भारत एक मॉडल दे कि चाइना को कैसे कंटेन करेंगे, चाइना की चुनौती को कैसे रोका जाए, चाइना के बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव को, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे काउंटर किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कभी भी अमेरिका में या दूसरे किसी मुल्क में चाइना की आर्थिक चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में कभी नहीं बोला। राहुल गांधी इस बार भी और पिछली बार भी बहुत स्पष्ट रूप से एक मॉडल दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल, कि इस मॉडल के जरिए आप चाइना को कंटेन कर सकते हैं, चाइना की जो आर्थिक प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं,
और ये मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ होगा। ये बात पश्चिम को समझ में आती क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। चाइना डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है। तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और भारत की मैन्युफैक्चरिंग में वो अंतर पश्चिम देखता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मैन्युफैक्चरिंग, और इस तरह चाइना की आर्थिक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ये पश्चिम को समझ में आता है जी। नरेंद्र मोदी ये बातें नहीं कर पाते वहां जाके, इसलिए उनको परेशानी है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ चीजें रखना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं राहुल गांधी के इस भाषण में क्या क्या चीजें हैं। राहुल गांधी जो 17 मिनट बोले, उस 17 मिनट में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। सीधा सीधा कि भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता नहीं है, उसका अभाव है। आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है और हम मानते हैं, यानी राहुल गांधी का कहना है कि हम मानते हैं कि भारत विचारों की विविधता वाला देश है। अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। हम मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए और जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बगैर हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यही लड़ाई है। चुनाव में यह लड़ाई तब चरम पर पहुंच गई जब भारत में लाखों लोगों को साफ समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत एक राज्यों का संघ है, वहां भाषाओं का सम्मान है, धर्मों का सम्मान है, परंपराओं का सम्मान है, जाति का सम्मान है और यह सब संविधान में निहित है। यह सारी बातें संविधान में कही गई हैं। उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को स्थापित करने की है। ये सारी बातें और कह रहे हैं राहुल गांधी कि मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक प्रणालियों और दलों में जिस चीज का अभाव है वो है प्रेम, सम्मान और विनम्रता। सभी मनुष्यों से प्रेम जरूरी नहीं कि केवल एक धर्म, एक समुदाय, एक जाति, एक राज्य या एक भाषा बोलने वाले लोगों से ही प्रेम हो। ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य से प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय कहने वाले लोगों से प्रेम हो। ये सारी बातें यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस भाषण से निकल के आती हैं और राहुल गांधी का ये भाषण हमेशा लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। लेकिन यहां पर जब आरएसएस पर हमला कर रहे थे राहुल गांधी, तो देश में जो कुछ हो रहा था उस पर बवाल मच गया। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। पहले उस प्रतिक्रिया को देखते हैं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। बहुत कुछ उनसे भी सुनना है, समझना है। पहले जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या प्रतिक्रिया दी है अभी से कुछ मिनट पहले। सुनिए जरा। जब भी विदेशी धरती पे जाते हैं तो भारत को डिफेम कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी 20 कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं सर। हरियाणा में अलायंस को लेकर क्या बोलेंगे? तो ये सवाल सीधा सीधा और क्या कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली यहां देशद्रोही कह दिया गया राहुल गांधी को कि देश विरोधी बातें कर रहे हैं। उम्मीद भी हम लोग यही कर रहे थे सुनील जी, कई बार हम लोगों ने इसी मन से चर्चा की और यही उम्मीद भी कर रहे थे कि अब राहुल गांधी को देशद्रोही, देश विरोधी कहा जाएगा और आज कह दिया गया। कैसे देखते हैं इस भाषण को, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को और देश में जो कुछ हो रहा है? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल ने राहुल गांधी के बारे में जो कुछ कहा है ये कोई पहली बार तो कहा नहीं है। आप याद कीजिए जब इनकी इंग्लैंड का दौरा था, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी के भाषण हुए थे, तब किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उनके बयानों को भारत विरोधी बताती रही है। वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना सुनने की स्थिति भी नहीं है। राहुल गांधी जब सरकार पे हमले करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तमाम तरह का माहौल बनाए रहते हैं, वो माहौल पूरी तरह से बिखर जाता है।
चाहे इस बार का यूएस का दौरा हो, इसके पहले का यूएस का दौरा हो, चाहे इंग्लैंड का दौरा रहा हो, राहुल गांधी ने कभी भारत देश को लेकर कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो कुछ बात, आज भी जो बात कर रहे हैं उसे भारत का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय नागरिक जो है वो उनमें जो विविधता है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों के बारे में कोई बात नहीं की। जो इंडियननेस है, जिस भारतीयता के लिए हमारा देश जाना जाता है, उसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और उसी के वकालत देश में भी करते हैं, उसी के वकालत तो बाहर भी कर रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमला है राहुल गांधी का, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति वही है। वो अगर वो इस विविधता को स्वीकार कर लें तो फिर तो सभी समस्याओं का समाधान ही हो जाए। लेकिन जब अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, जब आप लोगों को सांप्रदायिक आधार पर संबोधित करने का प्रयास करेंगे, तो अब आपके ऊपर जब हमले होंगे तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। और दुनिया के पैमाने पर जो भी लोकतांत्रिक देश है वो उन्हीं मूल्यों का सम्मान करते हैं जिन मूल्यों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस देश का नागरिक ये नहीं मान लेगा कि राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। आप पूछना, आप इनका बयान सुन लीजिए। और कुछ गिने चुने नेता लोग हैं जो इस तरह का बयान देते हैं, गिनती के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, लेकिन वो बोलते हैं। आखिर आरएसएस पे हमला, तो आरएसएस की आलोचना तो राहुल गांधी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार की है, कहा नहीं किया है। जो लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में जाकर के आप आरएसएस की आलोचना मत कीजिए, यहां मत कीजिए, वहां मत कीजिए, राहुल गांधी कहीं रुके नहीं। ये तथ्य है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप खड़े होना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीय सेवक संघ के सोच के खिलाफ भी एक हमलावर होना पड़ेगा। अगर आप इसमें संशोधनवादी होंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना और आरएसएस को स्वीकार कर लेना, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने का एक केवल आप पाखंड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी बातों में कभी भी आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग करके नहीं रखा। वो इन दोनों संस्थाओं पर, दोनों संगठनों पर हमलावर है। और राहुल गांधी वही कह रहे हैं जिस राजनीतिक सोच के वो व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता जो है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ, क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। तो अगर उन्होंने इंग्लैंड में जाके बात कही तो देशद्रोही कैसे हो जाएंगे भाई? देश के बारे में तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मूल्यों का, इन परंपराओं का सम्मान नहीं करती, सरकार के ऊपर उनका हमला है। और अगर आप विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप या तो ये कहिए कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, यह बातें लगातार वो उनके राजनीति का, उनकी राजनीतिक सोच का आधार है। और इसको कहने से वो चुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से राहुल गांधी बोलना बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा इनको टारगेट किया गया। जब भी होता, अच्छा राहुल गांधी की बातों का जवाब आपके पास नहीं है, आप अगर उनकी बातों का जवाब दीजिए ना कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है या सही है, जो सरकार के ऊपर उनकी आलोचना हो रही है वो गलत है या सही है, उन चीजों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका वो है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का एक अपना आडंबर लेके चलती है, वो राष्ट्रवाद के ही अपनी राजनीति को बढ़ाने की एक कोशिश है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी बताने लगेंगे तो आपको उसके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जिस व्यक्ति आप आलोचना कर रहे हैं वही जवाब दे कि वो राष्ट्रद्रोही है, वही वो कहे कि वो राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी अपने इस राष्ट्रवाद का जो नारा है उसी को आगे करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके पास इन विपक्ष के द्वारा, खासतौर से राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं है। और बीजेपी और आरएसएस पे हमला करके ही जो धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति है आप उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके अभाव में संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, संघ के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यह राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप याद कीजिए कि पिछले दिनों में साफ हिंदुत्व के आरोप लगे थे, उन सभी आरोपों से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया और साफ साफ खड़े हो गए कि नहीं, हम सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ हैं।
धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के साथ खड़े हैं। सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए और किसी के धार्मिक सोच के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो राजनीति अपना उन्होंने साफ साफ कर लिया। इस राजनीतिक सोच का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर कोशिश की, उस पूरी कोशिशों को राहुल गांधी और इंडिया दल समूह ने सामाजिक न्याय की राजनीति करके उसमें पलीता लगा दिया। सामाजिक न्याय की राजनीति का कोई जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक समर्थक वर्ग तैयार किया था उससे बिखराव हो गया। समस्या केवल यह है कि राहुल गांधी की यह राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का अपना तरीका है, उसमें उसको लेकर के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। उसको लेकर के सवाल पैदा किया राहुल गांधी ने। और जो समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस आधार पर तैयार किया था 2014-2019 के राजनीति चुनाव में, वह समर्थक वर्ग अब बिखरता जा रहा है। प्रतिबद्ध मतदाताओं की एक संख्या रह गई है। इस देश का कोई भी नागरिक जो इस देश से विश्वास करता है, वह सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता। और जब धार्मिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो वर्ग तैयार हो रहा है उसमें कमी आएगी। चिंता भारतीय सत्तारूढ़ दल की यह है। राहुल गांधी के इन हमलों से जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की कि इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, यह डेमोग्राफी बदल रही है, यह हमारे संसाधनों में हिस्सा मांग रहे हैं, इस सभी का जो परसेप्शन है वो टूट रहे हैं। समस्या अब इसका जब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप कहेंगे राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आप नहीं बताएंगे। अब वो दौर नहीं है कि जो आप कुछ भी कह देते थे लोग स्वीकार कर लेते थे। अब आपकी बातों पर, सत्तारूढ़ दल की बातों को लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बात कौन सी कही है राहुल गांधी ने जो देश के खिलाफ। कुछ भी नहीं है। और सरकार की आलोचना, देश की आलोचना नहीं है, स्थापित तथ्य है ये। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके सरकार के खिलाफ जिनका सीधा सीधा हमलावर हो रहा है उसको रोक नहीं सकती। जी बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राहुल गांधी ने भाषण दिया डलास में, और उसके अलावा उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों से, वहाँ के स्टूडेंट्स से सवाल जवाब बातचीत भी की, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया राहुल गांधी ने। कल रात भारत में, और भारत की ही बात कर रहा हूँ, और आज सुबह राहुल गांधी छाए रहे। उसके बाद से यहाँ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग नेताओं की, खासकर बीजेपी की तरफ से, और यहाँ बहुत तरह से राहुल गांधी को डिफेम करने की भी एक बार फिर से कोशिश हो रही है, और साथ साथ कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, देश विरोधी बातें विदेश में जाके करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या देशद्रोही हैं? राहुल गांधी ने आखिर कह क्या दिया कि यहां देश में भाजपा के अंदर आग लग गई? राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और हालांकि उसका ये कोई पहला रवैया नहीं है इस तरीके रिएक्ट करने का, पहले भी वो इसी तरीके से रिएक्ट करती रही है, और ये अब उसको उल्टा पड़ रहा है। असल में राहुल गांधी ने सच बात जो कह दी है उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर की जो बात कही है, असल में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी उससे है और किसी बात से परेशानी नहीं है। लेकिन गांधी ने जो बात कही राजीव जी, वो काबिले गौर है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस जो है वो सोचता है कि भारत एक विचार है, जबकि भारत हम जो समझते हैं वो ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो भारत कई विचारों का एक समूह है, और इसमें कई तरीके के विचार हैं और सब एक साथ यहाँ रहते हैं। यही राजीव जी जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब वही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब सारे धान जो है पसेरी जो कहावत है, वो एक ही डंडे से सबको हाँकना चाहती है। आरएसएस सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहता है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ विविधता है और तमाम विचार और तमाम जाति धर्म संप्रदाय यहाँ अपना अस्तित्व बचा करके एक भारत को समृद्ध बनाने के लिए रहते हैं और उसके लिए काम। ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है कि भारत को समृद्ध बनाने की बात की जा रही है और भारत की अच्छाइयां जो है वो बाहर की बताई जा रही है। राहुल ने जब बात की राजनीति, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप लोग भारत से जब आए हैं, भारत की अच्छाइयां आप यहाँ लेकर आए हैं और आप यहाँ की अच्छाइयां भारत लेकर जाइए। आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम लोगों ने बाइट सुनाई दी शुरू में राहुल गांधी की ये बाइट,
यानी कि राहुल गांधी ने यह कहा कि वहां जो भारतवंशी हैं, जो भारत से गए हैं, वो भारत की अच्छाइयां वहां लेकर गए हैं और वो भारत, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी तो नहीं की और वहां भारतवंशियों से ये क्यों कहा कि आप यहाँ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और यहाँ भारत की अच्छाइयां लेकर के जाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, आवाज़ भी आपकी थोड़ी कट रही थी इसलिए रोकना भी चाह रहा था। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, ज़रा राहुल गांधी ने जिन बातों का उल्लेख किया उनके भाषण के, आप एक दूसरे पार्ट को भी समझा रहे थे अपने पहले उसमें कमेंट में, लेकिन जो भाषण दिया है राहुल गांधी ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। जरा शुरुआती दौर में जो उनके भाषण के हिस्से को दिखाया था, सुनाया था, आप लोगों के बीच लेके आया था, मैं कहूँगा अपनी टीम को कि फिर से उस पहली बाइट को लेके आइए। फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूँ। हाँ, आरएसएस वाली जो बाइट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सुन लेते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूँ और समझते हैं कि क्यों यहाँ पर, और बार बार हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, बातें रखेंगे और यहाँ नागबार गुजरने लगती है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सुनिए जरा राहुल गांधी को। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why प्रशांत जी बहुत गौर से सुन रहे थे आप, सुन लिया आपने। जो बातें यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और कोई भी बुद्धिमान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो यूनिवर्सिटीज़ से गुजरा हो, जो सच में पढ़ाई किया हो, वो इन बातों को कहेगा ही, संविधान की बात करेगा ही, प्रेम सद्भाव की बात करेगा ही। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि राज सिंह जी को लगता है कि तर्जुमा करके नहीं दिया गया राहुल गांधी की स्पीच का। अगर उनका अनुवाद हिंदी में करके दे दिया जाता तो शायद वो ऐसी बात नहीं कहते, तो वो शायद राहुल गांधी का भाषण समझ नहीं पाए। तो एक ये भाषा का एक बाध्यता रहती है राजीव जी। जैसे मोहन भागवत मराठी में बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था, जब वो बाद में उसका तर्जुमा आया तो हमें समझ में आया कि उन्होंने वाकई नरेंद्र मोदी के बारे में इशारों में क्या कह दिया था। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है राजीव जी, संविधान की बात कर रहे हैं, और एक संयोग देखिए आप कि कल अमेरिका में पहली डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है जी, फिलाडेल्फिया में।
डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, वो कहाँ हो रही है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में हो रही है। अमेरिका में संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के इर्द गिर्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डिक चेनी जो कि रिपब्लिकन है वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं? संविधान की वजह से। जब राहुल गांधी अमेरिका की जमीन पर संविधान की बात करते हैं, केवल भारतीय नहीं, जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां बसे अमेरिकन भी इस बात को रिलेट करते हैं जी। कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा बात कि भारत अब बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है अमेरिका में या पश्चिम के देशों में। भारत अब वो जादूगरों का या सपेरों का देश के तौर पर नहीं जाना जाता। भारत एक बड़ी सॉफ्ट पावर है और वहां पे अमेरिका में आप देखिए कि क्यों रिस्पेक्ट है भारतीयों की। वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर जो अब एक्स है, तमाम सारे बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं उसमें भारतीय मूल के लोग हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भारतीय मूल की है कमला हैरिस। तो भारत की विविधता है वो अमेरिका में जानी जाती है। विविधता की बात करना कोई देशद्रोह है? कमला हैरिस के पूर्वज तो तमिलनाडु से गए थे। इंदिरा नूई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत सारे जो लोग अमेरिका में हैं, तो भारत की विविधता की बात करना वहां पे क्या गुनाह है? इसको अमेरिकन समझते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने वहां कास्ट सेंसस की बात भी की है। राजीव जी, अमेरिका में डेमोग्राफिक कास्ट सेंसस होता है, डेमोग्राफिक सेंसस होता है वहां पे, वही कास्ट सेंसस का ही रूप है। और इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके साथ साथ। अमेरिका में ये होता है, हर 5 साल में होता है। हमारे यहाँ तो सेंसस हुआ अभी, तो जिस कास्ट सेंसस की बात अमेरिका में कर रहे हैं उसको भी वहां समझा जाता है। और आरएसएस को लेकर जो राहुल गांधी ने वहां कहा है, जैसा मैंने पहले बताया कि अब लोग आरएसएस को जानते हैं, इनकी गतिविधियों को जानते हैं। तो राहुल गांधी वहां पे जो बात कह रहे हैं वो उससे वहां के लोग रिलेट कर रहे हैं। दूसरी कि राहुल गांधी किनके बीच में ये बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शायद वो वॉशिंगटन में होंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां सारे हेड ऑफ स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं गए वहां पे, वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहां पे भी ये बातें वो बोलते हैं, सवालों के जवाब देंगे। तो ये बात अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन थिंक टैंक्स में ये बात जाती है। अमेरिका के सिस्टम को अगर हम समझ लें राजीव जी, कि अमेरिका में थिंक टैंक और यूनिवर्सिटीज एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। मोदी जी को भी जाना चाहिए थिंक टैंक्स में और यूनिवर्सिटीज में। वहां की राय, भारत के बारे में क्या राय वो बनाए, वहां इसलिए वहां जाना चाहिए। वहां रहने वाले व्यापारी भारत के बारे में क्या राय बनाएंगे, वो तो भारत से गए हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि अमेरिकन लोग, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन ब्यूरोक्रेट भारत में के बारे में क्या राय बनाए, अमेरिकन मीडिया भारत के बारे में क्या राय बनाए। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं अमेरिका में जाके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, और भारत का परसेप्शन इससे ऊपर जाएगा। क्योंकि उनको क्या सुनने को मिलता है, अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ने को क्या मिलता है, भारत में लिंचिंग हो रही है, भारत में गाय के नाम पे लोगों को मारा जाता है, भारत में प्रेस फ्रीडम 160 नंबर पे है 180 देशों में,
जी। भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स इतना नीचे है, उनको ये सब सुनने को मिलता है। फिर वो एक नेता को भारत से देखते हैं जो संविधान, डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो उनको उनका भारत के बारे में परसेप्शन जो है वो सुधरता है। नरेंद्र मोदी जी को भी ये करना चाहिए, और गिरिराज सिंह जी को या बीजेपी के तमाम नेताओं को अगर कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी के भाषण का हिंदी में अनुवाद करके दे दे तो एक समझ तो जाएंगे कि भाषण में राहुल गांधी ने क्या कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कम से कम हिंदी में उसे अनुवाद करके दे दिया जाए तो कम से कम यहाँ के लोगों को समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने भाषण में बोला क्या है। अंग्रेजी में राहुल गांधी भाषण देते हैं और कई बीजेपी के कई लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो वो फिर उन्हें देशद्रोही और देश विरोधी बातें करने वाले बताने लगते हैं। चीन पर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, वो बातें क्या चीन की तरफ राहुल गांधी इस देश को ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, या राहुल गांधी यहाँ चीन का नाम लेकर भारत की जो भारत को जैसे आगे निकलना चाहिए उस बारे में बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव बात अगर हो रही है तो क्यों, ये सारी चीज़ें यहाँ समझने की ज़रूरत है। आना चाहता हूँ एक बार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों को? राजीव जी, राहुल गांधी ने जो जो बातें कही उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिस पर किसी भारतीय को आपत्ति हो। मूल बात है कि भारत और अमेरिका दो देशों में बड़ा साम्य है। एक दुनिया का पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों देशों में डाइवर्सिटी अपने चरम पर है। अमेरिका में डाइवर्सिटी आप देखिए, वो लोग जानते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जहां पूरी दुनिया के लोग आके रह रहे हैं, जहां अफ्रीकी देशों के लोग हैं, मैक्सिकन है और गल्फ के देश हैं, चीन के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, इसका कितना अच्छा असर होता है। कई मामलों में अमेरिकी समाज भारतीय समाज की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। राहुल गांधी जो बातें उठा रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही भी है, उन्होंने वहां जाकर भी जातीय जनगणना के बारे में ये बात उठाई। और अभी जैसा प्रशांत जी ने कहा कि अमेरिका में डाइवर्सिटी के बारे में पूरे आंकड़े होते हैं। और भारत का हाल क्या है? अभी मैंने एक खबर देखी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में देश के प्रमुख सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी स्थायी समिति, उसको चुपचाप भंग कर दिया गया, क्योंकि इस समिति ने कहा था कि देश में जनगणना कराई जाए। यानी एक तरफ जातीय जनगणना की बात हो रही है और हमारी सरकार उस स्थायी समिति को, उस समिति को जो स्थायी है, उससे भंग कर देती है, क्योंकि वो लोग जनगणना की बातें करते हैं और इसका कारण कोई बताया नहीं जा रहा है। तो आश्चर्य की बात होती कि एक तरफ हमारी सरकार जो बातें करती है और जो काम करती है, ये बड़ा विरोधाभासी है। अब कल अमेरिका में लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव देखेंगे और राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों की दावेदारी भी देखेंगे, जहां के चुनाव में भारतीय मूल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। और खुशी की बात है कि अब हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ दिनों बाद अमेरिका जा रहे हैं और वे शायद इस बार ये ना कहें कि अब की बार फला फला की सरकार, इसी बात वो नहीं कहेंगे और देश की लात रखेंगे उनके हाथ में। दरअसल अमेरिका जाना या ब्रिटेन में जाना या किसी विश्वविद्यालय में जाकर राहुल गांधी का भाषण देना, विद्यार्थियों से परिचर्चा करना, सवालों का जवाब देना, ये बताता है कि भारत में नई विचारधारा क्या है, भारत की विचारधारा क्या है और जिसके खिलाफ लगातार दबाव की कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी की ललकार भारत में भी थी, अमेरिका में भी है और दुनिया में जहां भी जाएंगे हुए हैं। एक और बात मुझे राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण लगी, उन्होंने जो आर्थिक मुद्दे उठाए, वो आर्थिक मुद्दे केवल भारत के लिए मौजूद नहीं है, दुनिया के तमाम देशों के लिए वो आर्थिक मुद्दे बहुत ही मौजूद हैं कि आखिर जब आप अर्थव्यवस्था में
समाज में संसाधनों का वितरण करते हैं तो सभी लोगों में होना चाहिए। अगर किसी परिवार में 6 सदस्य हैं और 5 सदस्यों की आय 1,000 रुपए है और छठे सदस्य की आय 1,00,000 रुपए है, और आप कहें कि हमारी तो औसत आय 20,000 रुपए है या 15,000 रुपए है, तो ठीक नहीं होगा। तो जिस तरह से भारत में आय का वितरण समान नहीं हो रहा है, आय के संसाधन अलग अलग तरीके से लोगों को मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात बहुत आसान तरीके से समझाई है, और राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि जब वो कोई बात अमेरिका में जाकर कहते हैं तो उसका असर वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर पड़ता है, और राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण राहुल गांधी की यात्रा है। एक कमेंट चाहूँगा अमलेंदु जी, अभी राहुल गांधी को और भी आज का दिन भी है, यानी अब जो वहाँ दिन होने वाला है अमेरिका में, और उसके बाद कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। क्या कुछ देखा जाए, और क्या अभी बवाल की शुरुआत है हिंदुस्तान में ये माना जाए, या ये शांति खामोशी जो है वो कुछ और कहती है? राजीव जी, ये मुझे लगता है कि बवाल की शुरुआत नहीं है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संकट ज्यादा है, क्योंकि अब उनको भी विदेश जाना, वहाँ अमेरिका जाना है। राहुल गांधी राजीव जी इस बार जो गए हैं वो नेता प्रतिपक्ष होकर गए हैं, और जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष वहाँ जाकर इतना बोल रहा है, तमाम मसलों पर बातचीत कर रहा है, छात्रों से बात कर रहा है, इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहा है, वहाँ प्रेस से बात करेगा। वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी दबाव होगा कि प्रधानमंत्री वहां जाकर के खुल करके बातचीत करें। प्रधानमंत्री की भारत को लेकर के जो भी सोच हो, जो भी समझ हो, जिस तरीके से राहुल गांधी की सोच समझ है, राहुल गांधी ने वहां बताई कि भारत के प्रति उनकी क्या सोच समझ है, किस तरीके से भारत है, किस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया है, संविधान किस तरीके से है, किस तरीके से भारत राज्यों का संघ है। राहुल गांधी ने अपनी सारी बातें बता दी। प्रधानमंत्री अगर उनको बहुत जानकारी है भारत की, कैसी जानकारी है, और 2014 के बाद भारत बनाया है, अगर प्रधानमंत्री समझते हैं तो उनको राहुल गांधी के जाकर के राहुल गांधी जितना बोले हैं उससे कम से कम 10-20 मिनट ज्यादा ही तमाम मसलों पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां जाए और जाकर लंबी लकीर खींचे, रोका किसने? अगर राहुल गांधी वहां जाके बातचीत कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाए और जाकर के बातचीत करें। सिर्फ मोदी के नारे लगवाने से प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो प्रधानमंत्री को इसी तरीके से के साथ वहाँ लोगों से सवाल जवाब लेने चाहिए, और सवालों के जवाब देने चाहिए। बोले हमारा प्रधानमंत्री भी कितना ज्ञानवान है, जैसे कि सैम पित्रोदा ने कहा कि पप्पू नहीं है, वो बहुत उनकी डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं। प्रधानमंत्री भी जाकर के भाई ये साबित करें कि प्रधानमंत्री के पास भी बहुत डीप नॉलेज है, प्रधानमंत्री भी वेल रीड है, काफी अच्छा पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री, और भारत के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जो बीच कुछ है प्रधानमंत्री भी जाकर बताए। इसलिए राजनीति अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को रैली करनी है, राहुल गांधी कहे हुए हैं, तो उस पर हल्ला मचाना है, तो हल्ला मचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वहाँ, उन सवालों के जवाब क्या भारतीय जनता से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वो उन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, और हमारे साथ जुड़े थे सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत कुछ है राहुल